औरत जब मर्यादा लांघ जाए, घर की देहरी लांघ जाए और समाज के लोगों का उसके दिमाग से भय समाप्त हो जाए, तो वो कुछ भी कर सकती है। वो ऐसा कुछ कर सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की हमारी घटना, आज की हमारी वारदात, आज क्राइम की कहानी कुछ ऐसी ही है। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की हमारी कहानी वैसे तो पुरानी है, लेकिन जुलाई माह में इस केस का 2023 में पर्दाफाश हुआ था, यानी कि 6 महीने पुरानी है। आज की हमारी घटना 12 फरवरी को मध्य प्रदेश राज्य का एक ज़िला है अशोकनगर। अशोकनगर में किराए के मकान में रहने वाले 2 दंपत्ति, जिनकी उम्र 30 से 35 साल के करीब थी। नाम था सौरभ जैन और ऋचा जैन। सौरभ जैन और ऋचा जैन का एक बेटा था सौर्य। तीनों लोग हंसी खुशी रहते थे। सौरभ मार्केटिंग का काम करता था, जीवन अच्छा सा गुजर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद अचानक वो लोग गायब हो जाते हैं और उनका कहीं से कोई पता नहीं चल रहा था। परिवार वाले भी इधर उधर पता लगाते हैं, लेकिन परिवार वालों से वो अलग रहता था, तो ज़्यादा उनका पता 2 महीने से नहीं चल रहा था। परिवार वाले सोच रहे थे कि वो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह कमरा लेके हो सकता रह रहा हो, नंबर बदल लिया हो, इसीलिए संपर्क में नहीं आ पा रहा है। लेकिन 10 जुलाई 2023 को जो ऋचा जैन थी, वो सेंट थॉमस विद्यालय, वहीं अशोकनगर का ही एक सेंट थॉमस विद्यालय है, वहाँ पर जो टीसी होती है, जब विद्यालय से दूसरे विद्यालय में नाम लिखाना होता है तो इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। वो विद्यालय पहुंचती है और विद्यालय पहुंचने के बाद बताती है कि मुझे अपने बच्चे की टीसी चाहिए। तो पूछा जाता है कि इस बच्चे के पिता क्यों नहीं आए, तो बताती है कि बच्चे की पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने के कारण अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई हैं, ऐसी समस्याएं हो गई हैं, मुझे गांव में रहना पड़ेगा और इसलिए मुझे टीसी दे दी जाए। विद्यालय, आपको भी पता है कि तुरंत तो कोई भी कार्रवाई नहीं करता। वो कहता है कि कल आप आइएगा, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन जब ये महिला यानी कि ऋचा जैन कह रही थी कि मुझे टीसी उपलब्ध करा दी जाए, टीसी दे दी जाए, उसी समय एक टीचर थी, वो वहीं पर बैठी थी और वो सुन रही थी। उसे ये पता, सौरभ जैन को भली भांति जानती थी, क्योंकि उसका घर सौरभ जैन के घर के पास ही था। सौरभ जैन कब ख़त्म हो गया, कब उसकी मृत्यु हो गई, कब उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको पता भी नहीं चला। जब उसने ऐसा सुना तो वो भी आश्चर्यचकित रह गई, अचंभित रह गई और तुरंत जब घर पहुंची तो सौरभ जैन के परिवार वालों को बताया कि सौरभ की पत्नी ऋचा विद्यालय आई थी और कह रही थी कि उसके पति सौरभ का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया है और उसे अपने बच्चे का टीसी सर्टिफिकेट चाहिए। परिवार वाले जब इस बात को सुनते हैं तो वो सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया है। उन्हें कहीं से कोई खबर नहीं थी। तो वो लोग
ये विचार बनाते हैं ऐसे तो वो मिलेगी नहीं, लेकिन जब टीसी सर्टिफिकेट लेने कल विद्यालय आएगी तो हम वहीं पर इसको पकड़ लेंगे। तय प्लान के मुताबिक ये लोग छुप कर बैठ जाते हैं। जब वो टीसी लेने विद्यालय आती है तो ये लोग उसको घेर लेते हैं और उससे सौरभ के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। अब पहले तो इधर उधर की बातें कर रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई और हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया है, घुमाने फिराने वाली बात, और उसका मृत्यु सर्टिफिकेट भी बन चुका है। अब मैं अलग रहती हूँ, लेकिन उसकी बातों से परिवार वालों को संदेह प्रतीत हो रहा था, दर्द प्रतीत हो रहा था। परिवार वालों को अपने बेटे की मृत्यु की सूचना के बाद रो रो कर बुरा हाल था। वो सभी लोग परेशान थे, हताश थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। ऐसे में वो लोग अशोकनगर जिला कार्यालय जाते हैं, वहाँ पर प्रार्थना पत्र देते हैं और सारे घटनाक्रम को बताते हैं। शहर कोतवाली को वहाँ से आदेशानुसार जांच पड़ताल शुरू की जाती है। जब जांच पड़ताल शुरू की जाती है तो आप भी सुनेंगे तो हिल जाएंगे। ये महिला वहाँ से फरार हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ने संवाद सूत्रों से और अपने सर्विलांस से, नंबरों से, जो पुलिस का तरीका होता है, पूरी तत्परता के साथ इसको और इसके साथ रहने वाले इसके कथित भाई को, जिसको ये भाई कहती थी, रितेश भार्गव, जो कि विदिशा जिले का रहने वाला था, जो इसके साथ रहता था, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करती है। और जब गिरफ्तार करती है तो आपको पता है कि पुलिस पूछताछ प्रारंभ होती है। अब प्रारंभ पूछताछ में तो पहले तो कोई भी व्यक्ति सही से सही बात नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिसिया तरीके तौर शुरू होता है, प्रहार शुरू होता है, तो अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। वैसा इस केस में भी हुआ और वो बताते हैं कि शंकरपुर मरगदहा एक मोहल्ला है, वहाँ का रहने वाला सौरभ जैन की शादी ऋचा जैन से 7 जून 2013 को हुई थी। 9 साल तक ये दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते थे। सौरभ व्यवसाय कर मार्केटिंग की जॉब करता था। ये दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी हंसी खुशी में इनका एक बेटा सौर्य भी हुआ और सौर्य के जन्म लेने के कुछ दिन बाद 31 दिसंबर 2022 को ये जो ऋचा जैन है रितेश के साथ फरार हो गई। जब फरार हो गई तो परिवार वालों ने सामाजिक मर्यादा में, सामाजिक डर की वजह से, अपनी पत्नी के किए गए कर्मों के वजह से सौरभ ने किसी को कुछ नहीं बताया, न परिवार वालों ने बताया। सभी लोगों को सिर्फ इस चीज़ को गुप्त रखा कि वो मायके गई होगी। ऐसे में फिर 2 महीने बाद फिर ऋचा का फ़ोन आता है और वो बताती है कि मैं भाग तो आई थी, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि रितेश बेटे सौर्य को सही से नहीं रखता है, ना उसका सही से देखभाल करता है, वो उससे भेदभाव करता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपने साथ रख लो, और क्षमा मांगने लगी। पति के पास फ़ोन आया, वो भी अपने पुत्र वियोग में विकल था, परेशान था, वो सहन नहीं कर सका और अपनी पत्नी के कहने पर फिर पत्नी को अपने पास रख लिया। एक बार मर्यादा वो लांघ चुकी थी, लेकिन पति ने सामाजिकता के आधार पर, गलती के एहसास होने के आधार पर उसको अपने घर में रख लिया। रखने के कुछ समय बाद वो दोनों फिर हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन पति पत्नी व कथित भाई, जो कि असलियत में था उस महिला का प्रेमी, जिससे कोरोना के कुछ समय बाद इंस्टाग्राम पर रितेश से ऋचा की जान पहचान
हुई थी और जान पहचान भी फेसबुक से इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी दोस्ती हो गई कि दोनों एक दूसरे के लिए कस्में खाने लगे, वादे निभाने लगे, मर जाने के लिए तत्पर से रहने लगे। और यही प्रेम आपस में दोनों का परवान चढ़ा, जिसको लेकर ये भाग गई थी। फिर ये जब वापस आई तो कुछ समय बाद उसने अपने पति सौरभ जैन से कहा कि मैं यहाँ परिवार के साथ नहीं रहूँगी, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो हम लोग अलग रहेंगे, अपना वहीं पर काम करेंगे। ऐसे में जो इसका पति था, अपनी पत्नी के कथनानुसार शमशाबाद इलाके के गांव में रहने के लिए किराए के मकान में चला गया। किराए के मकान में जब ये रह रहा था तभी वहाँ से ही ये गायब हो गया। लेकिन अब पुलिस ये जानकारी चाहती थी कि सौरभ आखिर है कहाँ, उसकी क्या हुआ है उसके साथ, क्योंकि ये पहले हार्ट अटैक भी बताया, एक्सीडेंट भी बताया। अब परिवार वाले, पुलिस दोनों आश्चर्यचकित थे, अचंभित थे। तो बताते हैं कि मैंने सौरभ को मार दिया और मारने के बाद उसके टुकड़ों को हम लोगों ने जला दिया है और जलाने के बाद हमने लाश के जो टुकड़े हैं उनको कभी किसी कब्रिस्तान में, कभी तुलसी सरोवर में, कभी नदी में उसकी राख को हम लोगों ने फेंक दिया है। लेकिन ऐसा नहीं था। शमशाबाद के खेत में इन लोगों ने उस लाश को फेंका था और उसके बाद जब पुलिस की तुड़ैया हुई तो इन लोगों ने सही से सही घटनाक्रम बताया। उसके अनुसार पुलिस को एक लावारिस लाश मिली थी, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया था, लेकिन क्योंकि उस लाश का कुछ पता नहीं चल पाया था। अब ऋचा जैन और रितेश जो कि इसका प्रेमी था, इन दोनों ने उसकी हत्या करने की बात कबूल ली और हत्या कबूलने के बाद ये बताया कि हम लोग जब मकान में रहने लगे तो इस लोगों ने मुझे, मेरे पति ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद इसकी रितेश से कहा सुनी होने लगी और कहा सुनी भी इतनी ज़्यादा हो गई, इतना ज़्यादा हम लोगों ने अंदर गुस्सा सवार हो गया कि ये मुझे लगा कि अगर मैं इसको रास्ते से नहीं हटाऊंगी तो कभी न कभी ये मेरे लिए काल बन जाएगा। और काल बनने के कारण मैंने इसको मौका देखते ही हम दोनों लोगों ने इसको मार दिया और मारने के बाद इसके शव को ठिकाने लगा दिया। बच्चे से भी पूछा गया, जो कि शौर्य 6-7 साल का था, उससे पूछा गया कि बेटा तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं, तो वो भी यही बताता है कि मेरे पापा की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और मेरे मामा कह रहे थे, यानी कि रितेश, कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जिला अशोकनगर से 5 जून 2023 को इसका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी हो गया, लेकिन किस शवगृह में इसका अंतिम संस्कार कराया गया उसका कोई प्रूफ नहीं था। पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं हुआ था इसका कोई प्रूफ नहीं था। लाश तो लावारिस होने के बाद जब पुलिस से सूचना प्राप्त हुई तो उसके कपड़ों के आधार पर, उसके मिले जो भी प्रूफ मिले थे, उन तथ्यों के आधार पर उसकी पुष्टि हो गई कि लावारिस के रूप में सौरभ जैन का अंतिम संस्कार पुलिस के माध्यम से किया जा चुका है। और इन दोनों के इस हत्या के प्रकरण को पुलिस के समक्ष अपना बयान देने के पश्चात इनको जिला न्यायालय अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इन दोनों को धारा 302, धारा 201 अन्य जो भी तथ्य व मुकदमे के आधार पर इन लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन आज की हमारी घटना आपको सोचने पर, समझने पर मजबूर करेगी। एक प्रेमी या एक पति जो अपनी पत्नी को बेइंतहा प्यार करता था, उसी प्यार के कारण जब एक बार वो मर्यादा
सीमा लांघ गई, देहरी लांघ गई, उसके बाद भी अपने बच्चे के प्यार में, अपनी पत्नी के प्यार में उसने उसको स्वीकार किया और उसी स्वीकार के कारण वो उसके साथ रहने लगा। उसी के कहने पर वह घर परिवार छोड़कर किराए के मकान पर रहने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो पत्नी जिसके साथ उसने शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों का वादा किया है, वही पत्नी उसकी काल है, उसकी साजिशें रच रही है और जिसको वो अपना भाई बता रही थी वो उसका कथित प्रेमी था। इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए कोरोना के बाद उनकी दोस्ती हुई थी और यही दोस्ती पति पत्नी और वो मौत का कारण बन जाती है। ऐसे घटनाक्रम आज के समाज में आए दिन आपको सुनने को मिलते रहते हैं। अच्छे खासे परिवार बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और वो सोच नहीं पाते कि क्या किया जाए। ऐसे घटनाक्रम से सभी लोग बचें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करते रहें। क्योंकि जहाँ पर किसी वैवाहिक जीवन में तीसरे की एंट्री होती है, वो एंट्री कितना खतरनाक हो सकती है, कितनी नुकसान पहुंचा सकती है, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप सभी ऐसे रिश्तों में किसी तीसरे के इंटरफेयर से हमेशा सावधान व सतर्क रहें। क्योंकि आप अगर मर्यादा, सामाजिकता और संस्कारों का उल्लंघन करते हैं तभी ये वारदातें, ये क्राइम समाज में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।